नमस्कारम। आज जो हम गेम देखने वाले हैं वो अनातोली कार्पोव जो कि वर्ल्ड चैंपियन थे और विक्टर कोर्चनर जो मुझे लगता है कि एक बहुत ही लंबी उम्र तक वो चेस खेलते रहे और कॉम्पिटिटिव चेस खेलते रहे और बहुत बढ़िया उनका परफॉर्मेंस रहा था ओवरऑल उनके करियर में। राइट। सो ये जो गेम था मुझे लगता है सिसिलियन ड्रैगन बहुत ही कम होता था उस वक्त, जब ये जो गेम होता 1974 में। और ज्यादातर उसको उस वक्त डुबियस लाइन ही मानते थे। लेकिन विक्टर कोर्चनर एक ऐसे प्लेयर थे जो कैंडिडेट्स जैसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में भी उन्होंने यूज किया था ये। और मुझे जहाँ तक याद है एक दो गेम्स उन्होंने खेले थे। सो अनातोली कार्पोव के साथ उनके साथ एक गेम हुआ ये, और कार्पोव ने एक ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन खेल के ये गेम आगे बढ़ाया था। तो हम अब डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं और उसको डिटेल्स में देखेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। E4 खेला, C5, knight to F3, D6, D4, CD4, knight D4, knight to F6, knight C3। अब यहाँ तक कि अगर हम पोजीशन की बात करें तो सिसिलियन के ये बहुत ही कॉमन मूव्स है, जहाँ से आप A6 जा सकते हो नाइटडॉफ के लिए, या फिर आप G6 जा सकते हो ड्रैगन के लिए, या फिर आप नाइट C6 जा सकते हो क्लासिकल वेरिएशन के लिए। तो यहाँ पे G6 खेला, जिसको कि सिसिलियन ड्रैगन के नाम से ही सभी लोग जानते हैं। बिशप E3, बिशप टू G7, F3, यही उसका मेन लाइन है जिसको यूगोस्लाव अटैक के नाम से जानते हैं कि आप बिशप E3 पे मेंटेन करो, F3 और G4 H4 यही ट्राई करो। नाइट C6 खेला, क्वीन D2, शॉर्ट कैसल। अब यहाँ तक मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा बिकॉज ये बहुत वेल नोन थियरी है सिसिलियन ड्रैगन की। राइट। बिशप C4 खेला। हालांकि यहाँ पे एक वेरिएशन बहुत पॉपुलर है आजकल, बहुत टाइम से ही, शॉर्ट लॉन्ग कैसल, जो कि युगोस्लाव अटैक है लेकिन वो विदाउट बिशप C4 है। तो ये भी बहुत पॉपुलर है, जो बहुत लोग खेलते हैं। लेकिन बिशप C4 खेला यहाँ पे व्हाइट ने, बिशप टू D7, H4। ये जो पर्टिकुलर वेरिएशन है अर्ली H4 के नाम से आप जिसको याद रख सकते हो, ये तो बाकी वेरिएशन से थोड़ा सा अलग हो सकता है, कभी कभी वो ट्रांसपोज हो जाता है इनटू मेन लाइंस। लेकिन इसमें क्या चेंजेस है वो हमको डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। राइट। क्योंकि जो लॉन्ग कैसल वाला वेरिएशन है, मतलब विदाउट बिशप, विदाउट H4 लॉन्ग कैसल, ये ज्यादातर पॉपुलर है, जहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। रुक C8, रुक B8 आता है जिसको चाइनीज ड्रैगन के नाम से जानते हैं। क्वीन A5 एक आता है जो ऑल्सो भी एक पॉपुलर वेरिएशन है। लेकिन उन्होंने अर्ली H4 खेला यहाँ पे, और यहाँ पर रुक C8 खेला ब्लैक ने। रुक C8 को बिशप B3 कर दिया। यहाँ पर बहुत लोग मिस्टेक करते हैं रुक C8 की जगह, रुक C8 के बाद कि बहुत लोग G4 खेलते हैं और उनको लगता है कि इमिडिएटली यहाँ पे अटैक आ रहा है किंग सेंटर में रखते हो। लेकिन ये बिशप अनसपोर्टेड रखना एक बड़ा मिस्टेक हो सकता है गेम में, जिसके कारण नाइट इंटू D4, बिशप क्वीन इंटू D4 और नाइट G4 आ रहा है। मुझे याद है खुद मेरे साथ भी कुछ लोग इसी वेरिएशन में फंस चुके हैं। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं। बिशप B3 खेला यहाँ पे, नाइट E5, लॉन्ग कैसल, नाइट C4। ये देखा जाए तो एक हिसाब से मेन लाइन ही है इसका, नाइट C4। लेकिन अगर हम बाकी वेरिएशंस की बात करें तो आप जो जो मैंने बोला क्वीन A5 वाला लाइन वो भी एक इंटरेस्टिंग था। लेकिन उसमें हम रुक FC8 खेलते हैं, रुक A8 जल्दी नहीं लाते। बिशप C4 मारा यहाँ पे, रुक इंटू C4, H5। जब भी अपोजिट कैसल होता है तो डेफिनेटली हमारा मेन एम ये होता है कि हम जो पहले अटैक करेंगे, जो पहले स्ट्राइक करेंगे, उसको ज्यादा फायदा होने वाला है। राइट। तो उसी को देखते हुए ये पॉन सैक्रिफाइस दिया उन्होंने, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू ओपन सम फाइल्स एंड डायगोनल्स, जो भी आप जब भी आप अटैकिंग सिचुएशन में होते हो। तो यहाँ पे नाइट इंटू H5 मारा, G4, नाइट F6। और अभी जो पोजीशन है ये बहुत ही कॉमन पोजीशन है सिसिलियन में। मैं मुझे जहाँ तक याद है तो बहुत सारे हजारों गेम्स हुए होंगे इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे। और इसमें बहुत सारा थियरी भी है। राइट। सो यहाँ पे नाइट E2 खेला। एक्चुअली कुछ प्लेयर्स ने इस पे एनालिसिस दिया था कि नॉर्मली सिसिलियन में जितने भी ड्रैगन के जो ब्लैक से सेटअप्स आते हैं उनमें रुक इंटू C3 सैक्रिफाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। राइट। लेकिन यहाँ पर नाइट E2 का मेन एम ही है कि आप C3 को प्रोटेक्ट कर रहे हो, और इन फ्यूचर यू कैन मैन्यूअर योर नाइट फ्रॉम F4 टू D5। राइट। और कुछ कंडीशंस में नाइट F4 और भी यूजफुल होता है, क्योंकि जब आप बिशप एक्सचेंज करोगे H6 पे, बिशप H6, क्वीन H6 और G5 खेलोगे, तो नाइट H5 एक ब्लॉक आता है जिसको F4 रोक सकता है हमेशा। तो ये जो मूव है नाइट वापस लेने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है फिलहाल इस गेम में। क्वीन A5 खेला। अब ये देखा जाए तो एक क्रूशियल मिस्टेक था इस गेम का। हालांकि जो मेन लाइन है
वो यहाँ पे रुक E8 खेलते हैं, बिकॉज रुक E8 में बहुत सारे, जैसे मैंने बोला था कि क्वीन A5, अर्ली क्वीन A5 में आप रुक FC8 खेल सकते हो, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे जो है रुक E8 एक्चुअली मेन लाइन है, बिकॉज इसको अगर आप बिशप H6 खेलते भी हो तो बिशप H8 आ सकता है, जो कि मे बी मतलब दोनों साइड के लिए ये प्लेबल पोजीशन है, इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ रुक E8 का और एक पॉइंट था कि जब भी आप बिशप H6 रखोगे तो ब्लैक कैन प्ले बिशप H8, नहीं तो F8 मर रहा था पहले, राइट। लेकिन हालांकि गेम में उन्होंने जो है रुक E8 की जगह पे यहाँ पे क्वीन A5 खेला था, और क्वीन A5 को यहाँ पर उन्होंने बिशप H6 खेल दिया कार्पो ने, क्योंकि वो चाहते थे कि जो ड्रैगन बिशप है, फेंचेटो बिशप है, वो एक्सचेंज हो, लेकिन साथ ही साथ रुक इनटू C3 आके बी कट C3 ना हो, हमेशा नाइट रहे यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये एक बहुत ही बढ़िया आइडिया था उनका इस गेम में। सो बिशप H6 खेला, बिशप इंटू H6, क्वीन इंटू H6। जनरली मुझे जहाँ तक पता है कि जब नाइट D4 पे होता है तो ऐसे वेरिएशंस हमेशा सूट करते हैं ब्लैक को, बिकॉज आप रुक इंटू C3 जैसे सैक्रिफाइस के लिए रेडी रहते हो, जो सिसिलियन का एक बेसिक और एक कॉमन प्लान है, राइट। सो यहाँ पे रुक FC8 खेला, डबल किया, रुक D3 एंड देन रुक 4 टू C5। अब ये पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे लगता है यहाँ से ही कार्पो ने वो कॉम्बिनेशन सोच लिया था, जो कि डेफिनेटली उनके पास बहुत ही बढ़िया इस गेम में उन्होंने यूज किया था उसको। सो मैं चाहूंगा कि आप खुद से थोड़ा कोशिश करिए कि क्या हो रहा है इस पोजीशन में। आप पॉज करके भी देख सकते हैं, बिकॉज उसमें होगा ये कि आपको खुद से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली गेम में, और आप बाद में मैच भी कर सकते हो कि मैं क्या सोच रहा था और गेम में एक्चुअली क्या हुआ, राइट। तो ये एक अच्छा खासा गेम है मुझे लगता है ड्रैगन में याद रखने के लिए। यहाँ पर कर्पो ने जो है G5 दे दिया। हालांकि रुक C5 खेलने का पॉइंट ये था कि G5 को स्टॉप कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप देखिए कि हमेशा चेस में ऐसे ही होता है कि आप जो है कोशिश करते हैं कि ओपोनेंट जो सोच रहा है उसको अगर मैं कर पाऊँ सक्सेसफुली, अगर वो रोक भी रहा है तो फिर वो मेरे लिए बेस्ट होगा, राइट। सो यहाँ पे रुक इनटू G5 मारा, एंड नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उन्होंने बहुत सही सोचा कि G5 देके और फिर रुक D5 खेलते हैं, बिकॉज नाउ अब आप मार तो नहीं सकते हो इसको, बिकॉज सिंपली मेट हो रहा है क्वीन H8। और अगर यहाँ पे आप रुक इनटू D5 मारते हो, आफ्टर रुक D5 रुक इनटू D5 मारते हो, तो इसमें होगा ये कि वो नाइट इंटू D5 मार सकता है। फिर से आप नाइट इंटू D5 नहीं मार सकते, बिकॉज सिंपली यहाँ पे चेकमेट हो रही है, राइट। तो नाइट इंटू D5 फिर से अलाउड नहीं है यहाँ पे इस पोजीशन में। तो उन्होंने यहाँ पे जो है एक बात तो क्लियर है कि कोई डायरेक्ट मेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि आप देखिए कि नाइट इंटू F6 आने के बाद भी ई कट F6 जब हम मारेंगे क्वीन H6, तो किंग F8 और किंग E7 यहाँ पे बच रहा है पोजीशन, राइट। सो यहाँ पे जो है उन्होंने रुक E8 खेला और E7 को प्रोटेक्ट किया, बिकॉज कुछ कंडीशंस में नाइट इंटू E7 भी आ रहा था, राइट। सो यहाँ पे नाइट F4 खेला, ये एक बहुत ही बढ़िया मूव था, बिकॉज नाइट F4 के बाद आप देखिए कि एक्सचेंज होकर पॉन मिल रही थी, बट जब आप अटैक करते हो ना तो एक बात हमेशा याद रखना कि ओपोनेंट के किंग को कभी भी एस्केप नहीं होने देना, भले आपको एक पॉन या कुछ मटेरियल मिल रहा है। तो अगर आप मेटिंग नेट क्रिएट कर सकते हो तो वो एक बेस्ट चीज होगी आपके लिए, बिकॉज यू कैन फिनिश दैट गेम ऑन दैट स्पॉट, राइट। सो यहाँ पे बिशप C6 खेला, और फिर से मैं चाहूंगा कि आप ये पोजीशन फिर से देखें, बिकॉज इसमें 2-3 बार ऐसे शॉकिंग मूव्स थे जो कि सोचना इतना आसान नहीं था गेम में। बट आई एम श्योर कि कार्पो ने शायद जहाँ पे G5 खेला था उधर ही ये सब देखा होगा, बिकॉज उसके बगैर शायद ये कंप्लीट नहीं हो पाता, राइट। सो यहाँ पर जो है कार्पो ने फिर से एक सैक्रिफाइस दिया E5। अब आप यहाँ जो मूव है ये बहुत ही जरूरी है, बिकॉज जैसे ही आप देखिए कि आप विदाउट E5 अगर आप इस वेरिएशन में जाते, लेट्स से नाइट F6 एंड नाइट H5 में भी, तो शायद वो इसको मार सकते थे, राइट। क्योंकि और तो कोई ऑप्शन मुझे लग नहीं रहा है इसमें बचने के लिए, मे बी क्वीन F6। बट इसमें क्या होगा कि आप रुक E6 करके, ये पोजीशन अभी भी बेटर है व्हाइट को, लेकिन ये कंप्लीटली विनिंग नहीं है, राइट। मतलब वो खेल सकते हैं बहुत देर। अगर इस पोजीशन में कभी ऐसा हो जाता है कि रुक D5 एक्सचेंज होके और यहाँ पर जो है ये पॉन एक्सचेंज हो जाती है, तो डेफिनेटली ये पोजीशन जीतना इतना आसान नहीं होगा व्हाइट के लिए। सो उस वेरिएशन को देखते हुए उन्होंने E5 खेला, एंड देन बिशप इनटू D5, पॉन टेक्स पॉन। अब यहाँ पर मेट लगी हुई है, फिलहाल कोई चेक नहीं आ रहा है और डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम है।
इसमें अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि G7 को वैसे तो बचा नहीं सकते हो आप, और अगर आप इसमें सपोज आप यहाँ खेलते हो pawn takes pawn, तो क्वीन इंटू H6, किंग F8, एंड देन मे बी अगर आप इसमें नाइट इंटू D5 अभी मारते हो तो डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रूक E8 चेक आ रहा है, रूक E1 चेक आ रहा है, ऐसे डेफिनेटली बहुत बड़ा टाइम प्रेशर में मिस हो सकता है किसी से भी। लेकिन ऑब्वियसली इसमें जो है हमारे पास क्वीन H7 एक मूव था डायरेक्टली, और जिसमें किंग F8 अगर आप खेलोगे तो किंग F8 के बाद इमीडिएटली नहीं मारना चाहिए इसको, पहले क्वीन H8 चेक दे दो, जैसे ही किंग E7 आएगा, अभी भले ही क्वीन पे अटैक है, लेकिन यहाँ पर जो आप क्लियरली फिनिश कर सकते हो गेम को। रूक E1 डेफिनेटली नहीं आ रहा है क्योंकि उसमें क्वीन का कंट्रोल है, लेकिन आप नाइट इंटू D5 मार सकते हो जिसमें क्वीन इंटू D5 एंड देन रूक E1, एंड फाइनली यहाँ पे आके उन्होंने रिजाइन कर दिया कोर्चुनो ने। मुझे लगता है ये गेम इसके बाद एक्चुअली वो क्वीन E5 वगैरह खेल सकते थे, लेकिन क्योंकि कैंडिडेट्स में क्या होता है कि बहुत सारे गेम्स होते हैं, तो आपको पता होता है कि माइनस पोजीशन बहुत ज़्यादा देर आप अगर आप डिफेंड कर भी लोगे तो भी आपका एनर्जी बहुत ये होगा, और ऑब्वियसली क्वीन वर्सेस रूक में कार्पो के पास बहुत क्लियर चांसेस थे, और वो इतने भी ऐसे खिलाड़ी नहीं थे जिनको आप उस पोजीशन में भी डिफेंड कर पाओ। हालांकि क्वीन E5 एक वेरिएशन था क्योंकि 4 पॉन है यहाँ पे वर्सेस 1, तो आप डिफेंड कर सकते हो, बट ये कंप्लीटली विनिंग ही है मुझे लगता है व्हाइट के लिए। सो एक बहुत ही बढ़िया गेम खेला उन्होंने कार्पो ने, खासकर जो दो जो ब्रेक्स आए, पहला तो G5 देके रूक D5, और दूसरा फिर से नाइट F4 खेल के E5, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट किया था गेम में। और डेफिनेटली ऐसे गेम्स हमको याद रखने चाहिए, क्योंकि क्लासिक्स की अगर हम बात करें तो पुराने गेम्स में से हमको जितने भी, मैं बहुत जल्दी एक वर्ल्ड चैंपियंस का एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जहाँ पे मैं सभी वर्ल्ड चैंपियंस के अच्छे अच्छे गेम्स लेके आऊँगा, और भी एक सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका कि जो जो मेन जो नाम है वो मैं फिलहाल मैंने सोचा है कि चेस प्रोफेसर के अंडर में उसको सभी गेम्स को लाऊंगा, जिसमें मैं ओपनिंग्स और मिडल गेम के कुछ आइडियाज, एंड गेम के पार्ट, लेकिन खासकर मैं क्लासिकल पुराने गेम्स जो अच्छे हुए हैं और साथ ही साथ ओपनिंग्स को मैं कवर करने वाला हूँ। तो सॉरी, यहाँ पर जो है इस पोजीशन में हमने देखा कि कार्पो का जो एक बेहतरीन गेम था हमारे पास, ओके, कार्पो का जो एक बेहतरीन गेम था हमारे पास वो हमने देखा, और डेफिनेटली वो हमारे लिए यूजफुल गेम होगा ऐसा मुझे लगता है। तो मिलेंगे बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।